भारत के 28 राज्यों में से एक उत्तराखंड के प्रमुख सर हल्द्वानी, आप सभी का इवनिंग न्यूज में स्वागत है। साथियों, कल से एक मामला चल रहा है जिसमें चौकी इंचार्ज को भी सस्पेंड कर दिया गया है। आईजी रिद्धिमा अग्रवाल ने बड़ा एक्शन लिया है, नई एसआईटी गठित की है जिसका इंचार्ज एसपी सिटी मनोज कत्याल जी को बनाया है। कल से मामला चर्चाओं में इसलिए है कि चर्चित ठेकेदार धनंजय द्वारा लगातार केस पे केस होते गए हैं, लेकिन उसका कोई कुछ नहीं बिगड़ा और लगातार वो बेखौफ घूम रहा है, इधर जा रहा है। इसी को मद्देनजर रखते हुए आईजी रिद्धिमा अग्रवाल ने चौकी इंचार्ज भोटिया पड़ाव को सस्पेंड किया है। जी हाँ, उसने 41 का के अंतर्गत तामील तो कराया लेकिन उसे अरेस्ट नहीं किया। ये इसकी बड़ी गलती थी, इसको मद्देनजर उसको सस्पेंड किया गया चौकी इंचार्ज भोटिया पड़ाव को। साथियों, अब नया अपडेट ये आ रहा है कि लगातार कल से कागज खगाले जा रहे हैं और कई चीजें राज पे राज निकल रहे हैं। कई ऐसी प्रॉपर्टियां निकली हैं कि जिनको बैंकों में भी रखा गया है और कई बार बेचा खरीदा भी गया है। तो ये बड़ी बातें निकल आई हैं और भी अपडेट आएंगे, हम आपको लगातार देंगे। इधर महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है, बीएमसी की अगली महापौर बीजेपी की रितु तावड़े बनने जा रही है। वो 4 दशकों से शहर की पहली भाजपा महापौर बन जाएंगी। शिवसेना यूबीटी द्वारा किसी भी प्रतिद्वंदी को मैदान में न उतारने के फैसले के बाद उनका निर्विरोध चुनाव होगा महापौर के। इधर पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ ने मतदाता सूचियों के एसआईआर को पूरा करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग से 1 सप्ताह का विस्तार मांगा है, क्योंकि मूल समय सीमा शनिवार 7 फरवरी को समाप्त होने के बाद लगभग 5% सुनवाई अभी भी लंबित है। चुनाव आयोग को भेजे एक प्रस्ताव में मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज अग्रवाल ने सुनवाई पूरी करने, दस्तावेज अपलोड करने, प्रपत्र 6, 7 और 8 को जमा करने की प्रक्रिया पूरी करने और सभी अभिलेखों को डिजिटाइज करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है। प्रारंभिक कार्य पूरा करने के प्रस्तावित संशोधित। इधर केरल उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त सबरीमाला स्वर्ण चोरी मामले की जांच कर रही एसआईटी शनिवार को तिरुवनंतपुरम में केरल पुलिस अपराध शाखा मुख्यालय में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि यूडीएफ के संयोजक और कांग्रेस सांसद अडूर प्रकाश से पूछताछ कर रही है। अधिकारियों ने बताया, सनसनीखेज मामले के मुख्य आरोपी उन्नी कृष्ण पोट्टी के साथ श्री प्रकाश की तस्वीरें जो है सार्वजनिक होने के बाद जांच में संदिग्ध व्यक्ति के रूप में उभरे हैं। श्री पोट्टी, जिन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया, जांच के तहत अपराध शाखा कार्यालय में भी मौजूद है। इधर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य में रेलवे परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की स्थिति का विस्तृत विवरण दिया। उनके शीघ्र क्रियान्वयन के लिए हस्तक्षेप का अनुरोध किया है। इधर पश्चिम बंगाल सरकार ने चुनाव आयोग को सूचित किया है कि वह राज्य के मतदाता सूचियों के चल रहे विशेष गहन संशोधन यानी कि एसआईआर के लिए राज्य और उसके संस्थानों के 8,505 ग्रुप बी अधिकारियों को उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं। यह बात इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि चुनाव आयोग की ओर से पेश हुए वकील ने 4 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट में यह तर्क दिया था कि पश्चिम बंगाल सरकार ने एसआईआर अभ्यास की देखरेख के लिए केवल 80 ग्रेड 2 अधिकारियों की सेवाएं प्रदान की हैं। इधर ईसीआई के अधिकारियों ने कहा है कि अनाथालय का नाम अभिभावकों के कॉलम में दर्ज किया जाना चाहिए, लेकिन स्पष्ट दिशा निर्देशों की कमी के कारण जमीनी स्तर पर अव्यवस्था फैली हुई है। वंश प्रमाण न होने के कारण राज्य को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। मोहम्मद पलाश एक दुविधा में रेलवे स्टेशन से बचाए जाने और पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले में सरकारी सुबेहान गृह में पले बड़े उन्हें 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर गृह नगर छोड़ना पड़ा। उनके पास अपनी पहचान साबित करने के लिए मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड है, लेकिन पश्चिम बंगाल और 11 अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे मतदाता सूची के विशेष संशोधन यानी कि एसआईआर के लिए आवश्यक अपने माता पिता के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उनके पास कोई साधन नहीं है। शेख अपने माता पिता में से किसी का भी नाम 2022 की मतदाता सूची में दर्ज नहीं करा पाने के कारण जब पिछड़ा एसआईआर मतदाता रहित पहचान मतदाता सूची, जी हाँ, पहचान रहित मतदाता सूची आयोजित किया गया, अमान्य श्रेणी में आते हैं और अब उन्हें चुनाव अधिकारियों से सुनवाई का नोटिस दिया है। पुलिस ने रविवार को बताया कि सुरक्षा बलों ने मणिपुर घाटी के विभिन्न जिलों से प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े 4 टेररिस्ट को जबरन वसूली की गतिविधियों में कथित संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया है। एक बयान में पुलिस ने यह भी कहा कि सुरक्षा बलों ने शनिवार को
तेंगुनुपाल जिले में भारत म्यांमार सीमा के पास यांगोबुंग क्षेत्र से एक मोर्टार और 2 आईडी बरामद किए हैं। आईईडी। मणिपुर के चुरांद चंदपुर 2 दिन के विरोध प्रदर्शन के बाद धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। प्रदर्शन मुख्य रूप से चुराचुनपुर कस्बे में तुईबोंग और कांगबाई के बीच के क्षेत्र का सीमित क्षेत्र है, जबकि पहले के मौकों पर अशांति जिला मुख्यालयों में फैल गई थी। मणिपुर के चुराचंदपुर जिले में शुक्रवार यानी कि 6 फरवरी को कुकी महिला मानवाधिकार संगठन और स्वदेशी जनजातीय नेता मंच की महिला शाख यानी ITLF द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक विरोध रैली के दौरान प्रदर्शनकारी कर रहे थे। यह रैली राज्य में लोकप्रिय सरकार के गठन में 3 कुकी जो हमर विधायकों की भागीदारी के खिलाफ थी। पुलिस ने बताया 2 दिनों के विरोध प्रदर्शन के बाद शनिवार 7 फरवरी सुबह मणिपुर के चुराचंदपुर जिले के कुछ हिस्सों में समान स्थिति बहाल होने लगी है। और इससे पहले मैं बता दें 5 फरवरी का जो गुरुवार को यानी कि हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे, तब कुकी जो और हमारे समुदायों के 3 भाजपा विधायकों ने जातीय संघर्ष से प्रभावित राज्य में सरकार बनाने के लिए मैतई विधायकों के साथ हाथ मिलाया था। आपको पता चले कुकी और मैतई दो जने वहाँ लड़ते रहते हैं। इधर बिहार में तेजस्वी यादव ने RJD की कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला और जमीनी स्तर की कार्य योजना प्रस्तुत की। पदभार संभालने के बाद तेजस्वी ने बिहार की राजधानी में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने बात-बात रूप से आवेशित और टकरावपूर्ण भाषण दिया, जिसमें उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं और राजनीतिक रोडमैप को रेखांकित किया। इधर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने शनिवार को राहुल गांधी द्वारा उन पर गद्दार का आरोप लगाने की कड़ी आलोचना की और कहा राहुल गांधी अपना आपा होकर क्यों आ रहे हैं। दर्शकों को जानकारी के बता चले ये पहले कांग्रेस के ही थे। इधर सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार की उस याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई जिसमें उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज 45 मामलों को वापस लेने की अनुमति नहीं दी गई है। इन मामलों में वे मामले भी शामिल हैं जो पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान कोविड महामारी के दौरान रैलियां आयोजित करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज किए गए थे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाला बागची की पीठ ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 26 अप्रैल 2024 के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें राज्य के मौजूदा और पूर्व विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों को वापस लेने की अनुमति नहीं दी गई है। इधर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू ने सख्त प्रवर्तन उपायों के बारे में विस्तार से बताया कि किसी भी छात्र पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और फोन जब्त कर लिया जाएगा। जी हाँ, फोन पे खास उन्होंने आदेश जारी किए हैं कि फोन लाना मना है। सुक्खू ने राज्य भर के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छात्रों द्वारा मोबाइल फोन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध की घोषणा करी है, जो 1 मार्च 2026 से प्रभावी होगा। ये नई घोषणा करी है और ये घोषणा बिलासपुर जिले के घुमारबिन में आयोजित 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स अंडर 90 गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट के समापन समारोह के दौरान की गई। इससे छात्र छात्राओं में खलबली मची हुई है। इधर आपको एक बड़ी खबर, अब स्थानीय खबरों में आते हैं हम। उत्तराखंड जल संस्थान हल्द्वानी का सरकारी विभाग की अवशेष धनराशि बहुत ज्यादा बची पड़ी है। इसमें हम आपको लाइन बारी बता रहे हैं एक एक करके। जल संस्थान का बकाया शिक्षा विभाग पर करीब 4,61,000 और उच्च शिक्षा विभाग पर 2,51,000 और पुलिस विभाग पर 20 लाख का बकाया है। इधर चिकित्सा विभाग पर 23 लाख और जिला प्रशासन पर 22 लाख, पशुपालन विभाग का 2,30,000 लगभग, और सबसे बड़ी धनराशि जो है वन विभाग पर 4 करोड़ लगभग है बिल लगभग, और PWD पर 1 करोड़ लगभग, और इधर दूरसंचार विभाग पर 17 लाख और RTO पर 2 लाख रुपए और उत्तराखंड परिवहन निगम पर 1 लाख रुपए, रेशम विभाग पर 63 लाख रुपए, इसी तरह राजकीय निर्माण निगम पर 1 लाख रुपए। इधर विद्युत विभाग पर जल संस्थान का 27 लाख रुपए बकाया है, और जबकि खेल विभाग पर 1,25,000 रुपए और दूरदर्शन विभाग पे 4 लाख रुपए बकाया है। खादी ग्रामोद्योग पर 1,67,000 रुपए। दूसरी ओर कुमाऊं मंडल विकास निगम पर 3,68,000 रुपए बकाया है जल निगम का, और दूसरा नंबर आ रहा है नगर निगम हल्द्वानी का 1 करोड़ 19 लाख रुपए देने बकाया बिल के। सिंचाई विभाग पर 1 करोड़ 86 लाख रुपए।
इसी तरह रेलवे विभाग पर 4,57,000 रुपए। कृषि एक विभाग ऐसा है जो इसमें शून्य है, कृषि विभाग, इससे कोई नहीं देना इन्हें। जिला सैनिक कल्याण बोर्ड पे 1,94,486 रुपए और जिला उद्योग केंद्र पर 60,000 रुपए है। इधर नलकूप निर्माण पर 2 लाख और इन सबका अगर हम टोटल करते हैं तो करीब 9,50,00,000 लगभग बैठ रहा है। आशा है आपको खबरें ज्ञानवर्धक लग रही होंगी। इसी के साथ मैं मनोज आर्य, खबर संसार के लिए जय हिंद।